नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन शुरू हो चुका है। 2 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा समेत 12 से ज्यादा मंत्रियों से मुलाकात की है। उन्होंने मंत्रियों से सरकार के कामकाज और संगठन से तालमेल को लेकर सवाल पूछे। बैठक कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक नीति की बैठक है। तब चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 संगठन की एक प्रक्रिया होती है। पूरे देश में माननीय संगठन मंत्रीगण, संगठन के वरिष्ठ लोग पूरे देश में प्रवास करते हैं और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 2-2, 3-3 दिन रह के एक लोगों से मिल के और संगठन के लोगों से, विभिन्न पदाधिकारियों से मिल के जाते हैं। उसी समान तौर पे आया, मैं किसी बैठक में नहीं आया। तो समान तौर पे सबसे भेंट होती है। दिल्ली जाते हैं तो भी सबकी भेंट होती है, लखनऊ आते हैं सबकी भेंट होती है। संगठन और सरकार के कार्यों के विषय में जानकारी ले रहे हैं और संगठन के लिए जो भी उचित है उसका निर्देश दे रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होनी है और उसके लिए अभी से रणनीति बना करके पूरी चाक चौबंद तैयारी के साथ विजय परचम लहराने के लिए ताकत के साथ जुड़ना है। बड़ी संख्या में मंत्री नहीं हैं। कोरोना काल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा का कार्य किया, एक तो उसकी समीक्षा की और तीसरी लहर अभी आती है तो पार्टी क्या करेगी और सरकार क्या करेगी, इस विषय पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है और उसकी तैयारी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हादसा हो चुका है। यहां ललिता घाट में अधिग्रहित किए गए जर्जर छात्रावास का हिस्सा ढह गया। मलबे में 8 मजदूर भी दब गए। इनमें से 2 की मौत हो गई जबकि 6 घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के कमिश्नर को फोन कर हादसे का अपडेट लिया है। मंदिर प्रशासन ने मृतकों को 5-5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। तो मलबे में दबकर 2 की मौत हुई है और 6 यहां पर घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कॉल करके यहां पर पूरा जायजा लिया है और ये बताया जा रहा है कि यह भवन लगातार जर्जर था, जिसके चलते यह भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबने के चलते 2 लोगों की मौत हुई है और 6 इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका समुचित इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 पर तैयार ई-पुस्तक का विमोचन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। अक्सर होता क्या है कि लोग जब तथ्य और सही जानकारी उसके सामने नहीं पहुंचती है तो अनेक प्रकार से तमाम प्रकार की भ्रामक सूचनाएं उनके सामने आती हैं और खास तौर पर हम लोगों ने इस बात को देखा होगा कि लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण ही बहुत सारी जगह कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने सामान्य रूप से गांवों में देखे होंगे, बहुत सारी जगह लोग पूजा करने लग गए। कोरोना को एक देवी के रूप में प्रस्तुत करने लग गए। लोगों की भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि उन लोगों तक सही तथ्य और सही जानकारी का अभाव है और बचाव के बारे में उन्हें हम जितना जागरूक कर पाएंगे उसके उसी रूप में परिणाम भी आएंगे। दूसरा, ये महामारी है। ये महामारी लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करती, लेकिन महामारी को हम पैनिक बनाने से अगर रोक सकें तो बहुत बड़ी जनहानि और धनहानि हम रोक सकते हैं। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में दुनिया में अमेरिका और यूरोप जैसे देश
आप यूके को लें, जर्मनी को, फ्रांस को, या फिर किसी भी अन्य यूरोपियन देशों को जो इस कोविड-19 की महामारी की चपेट में आए हैं, भारत की तुलना में मृत्यु दर वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, जबकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई अच्छा उनके पास है। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है, लेकिन अमेरिका में मरने वालों की संख्या 6 लाख से ज़्यादा है। भारत की आबादी 135 करोड़ की, और भारत के अंदर 3.25 लाख मौतें इस महामारी से हुई हैं। एक भी मौत दुखद होती है। बचाव के प्रयास हर स्तर पर होने चाहिए, लेकिन अमेरिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी कमजोर है। लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर मृत्यु दर अगर भारत की तुलना में अगर आप देखेंगे तो कई गुना ज़्यादा है। यूरोप के देशों में उससे ज़्यादा है। ये चीज़ें बताती हैं कि जहां भी लापरवाही हुई वहां पर कहीं ना कहीं व्यक्ति उसकी चपेट में आएंगे, और उसके बाद जो सिलसिला प्रारंभ होगा वो सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आप सबके सहयोग से हम लोगों ने जीरो से कार्य प्रारंभ किया। मुझे याद है जब 2 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के आगरा में इटली से आया हुआ एक व्यापारी के साथ यह संक्रमण आया था, तो हमें चिंता हुई थी, क्योंकि उस समय हमारे पास यहां पर टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं थी। हमने उन 4 व्यापारियों के सैंपल टेस्टिंग के लिए सैंपल NIB पुणे भेजे थे। हमारे पास कोई टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, लेकिन अगले 21 दिन के अंदर हम लोगों ने KGMU में एक टेस्टिंग लैब स्थापित की थी, जिसमें केवल 72 टेस्ट हो रहे थे। और आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश 3.5 लाख से लेकर 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर सकता है। भारत सरकार ने इसमें सहयोग किया। हमने यहां पर यूपी CM कोविड केयर फंड बनाया, जिसमें हमारे सरकार के मंत्रियों ने, प्रदेश के विधायकों ने, सांसदों ने, समाज के विभिन्न तबके के लोगों ने भी सहयोग किया। लगभग 400 करोड़ रुपए हमें इससे मिले। इससे भी हमने नई नई लैब्स स्थापित की। जब पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में कोविड पॉजिटिव का आया था, उपचार के लिए हमें सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था, और आज हमारे पास 80,000 ICU और आइसोलेशन के बेड्स उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, जहां पर हम लोग उन लोगों को उपचार की सुविधा दे सकते हैं और हर प्रकार से लोगों को सुरक्षा की गारंटी की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लगभग 4 करोड़ 97 लाख से अधिक टेस्ट हम कल तक कर चुके हैं, और आज जो टेस्टिंग हमारी चल रही है 5 करोड़ को पूरा कर जाएगा। 5 करोड़ टेस्ट करने वाला राज्य होगा। ये संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। पहली वेव में भी लोगों को चिंता थी यूपी का क्या होगा, क्योंकि मैं जानता था कि जब कोविड का पहला मरीज उत्तर प्रदेश में आगरा में, उसके बाद फिर नोएडा में देखने को मिला, तो हम लोगों को चिंता हुई थी। हम लोगों ने इसको कंटेन करना प्रारंभ किया, अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। लॉकडाउन होगा, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। लॉकडाउन के बाद व्यापक पैमाने पे लोग वापस आएंगे, इसका भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि प्रारंभ में लॉकडाउन तो 1 सप्ताह का था, ये बढ़ता गया, 2 महीने से अधिक चला। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक यूपी में आए, और यूपी में न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और इस ओर से जाने वाले जितने भी लोग थे, मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए या राजस्थान के लिए या पूरब से पश्चिम की तरफ जाने वाले जो भी लोग थे, उत्तर प्रदेश होते हुए जा रहे थे। लॉकडाउन था और बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिन लोगों ने अपने यहाँ इन लोगों को लेने से इनकार कर दिया था। तो लगभग 1 करोड़ माइग्रेंट लेबर को उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में रख करके उनके भोजन की व्यवस्था,
उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ जब लॉकडाउन खुला तो फिर अपने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस के माध्यम से या फिर भारत सरकार के द्वारा स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई थी उनके माध्यम से उनके गंतव्यों तक पहुंचाने का कार्य भी उस समय किया। कोरोना के अपडेट को लेकर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया वो भी देखिए। ये बताना चाहूँगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक उनकी ये रणनीति रही है उत्तर प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए, दूसरी लहर पे जो है वो नियंत्रण पाने के लिए और संक्रमण को घटाने के लिए, वो संतोषजनक और सफल होती दिखाई दे रही है। क्योंकि आज जैसे 1317 केस आए, जैसा कि अभी अमित जी ने बताया, ये मार्च में किसी तारीख में इतना कम था। लगभग 2 महीने बाद ये पुरानी जो है फिगर जो है, पुराना आंकड़ा ये प्रदेश ने पाया है। और कुल एक्टिव मामले जो 32,465 जो है वो रह गए हैं, वो एक समय में 3,10,000 हो गए थे, मतलब कि 90% तक घट गए हैं। और इसके साथ साथ जो प्रतिदिन आने वाले जो मामले थे, जो आज 1317 आए हैं, वो एक समय पे 38,000 भी आए थे। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग और जो टीम 9 के जो है विभिन्न अंग हैं, जिन्होंने कि अपने अपना रोल जैसे जैसे वो अदा कर रहे हैं, एग्रेसिवली ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, जो 3T का फार्मूला था, जिसको उन्होंने मॉडिफाई करके उसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो है, जो पार्शियल कोरोना कर्फ्यू, ये पार्शियल कोरोना कर्फ्यू का जो है कॉन्सेप्ट उन्हीं का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जीवन भी बचाना है और जीविका भी बचानी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि जीवन भी बचाना है और जीविका भी जरूरी है, तो ये औद्योगिक इकाइयाँ, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की इकाइयाँ, ये सभी, दवा की दुकानें, आटा दाल चक्की, ये सभी जो है ये चलते रहे। किसानों से गेहूं खरीद वो चलती रही, किसानों का काम चलता रहा, किसानों को बीज खाद की उपलब्धता वो चलती रही, राशन वितरण चलता रहा, चीनी मिलें चलती रहीं, किसानों का गन्ना जो है वो चीनी मिलों में वो होता रहा, उनका भुगतान होता रहा। तो ये पूरा जो एक नया मॉडल उन्होंने देश के सामने रखा कि मुख्यतः जो उसका मकसद था कि लोगों की गैर जरूरी आवाजाही को रोकना, जो अनावश्यक रूप से जो लोग इधर उधर न घूमें, काम से जाएं, काम से आएं, उससे। और ये अग्रेसिव 3T का जो फार्मूला किया कि घर घर, गांव गांव, जैसे 97,000 गाँव में निगरानी समितियां जा रही हैं और वो घर घर जाकर हर परिवार के सदस्य का हालचाल जान रही है। किसी को संक्रमण है, हल्का संक्रमण है, तो उनको मेडिकल किट फ्री सरकार दे रही है, निःशुल्क में पूरी दवाइयां दी जा रही हैं। अब तक कुल मिलाकर संक्रमण के पश्चात 16,39,572 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, संक्रमण विहीन हो चुके हैं, और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब 96.9% हो गया है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कल पोर्टल पर 179 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 3,23,795 टेस्ट किए गए, और इतने अधिक हम टेस्ट लगातार कर रहे हैं जिससे कि जो भी केसेस आए उनको बहुत ही अर्ली स्टेज में चिन्हित किया जा सके और उनको घर पर अथवा अस्पताल में आइसोलेट किया जा सके। अब तक कुल मिलाकर 4,97,33,141 टेस्ट किए जा चुके हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो 24 घंटे में 0.5% रही है। अगर हम प्रदेश के RT-PCR की पॉजिटिविटी रेट की भी बात करें तो भी यह 0.8% हो गई है।
प्रदेश की ओवरऑल पॉजिटिविटी 3.4% है। पैंडेमिक के प्रारंभ से लेकर अभी तक यह 3.4% है। कल जनपदों से आरटीपीसीआर के लिए 1,27,023 सैंपल्स प्रयोगशालाओं को भेजे गए। वहीं बुलंदशहर नरौरा थाना क्षेत्र के गांव बाजितपुर में गांव के ही दबंगों ने घर से खींचकर दंपति को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दबंग दंपति के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दबंगों ने बीच बचाव में आई गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा। महिला ने दबंगों पर अभद्रता, मारपीट और छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस पर इस मामले में लीपापोती करने का आरोप है। ये ले गए थे इनको यहाँ से खींच के, तो मैं गई हूँ इन्हें बचाने, तो इन्होंने मेरे भी लात पात मारी और कपड़े वपड़े फाड़े। किसने? इधर ये सारे के सारे। क्या नाम है उनका? नाम है स्वराज और कुलदीप और एक वो क्या नाम, वो ललित और एक 3-4 जने थे ये। बहुत सारे लेडीज भी थी और जेंट्सों ने मेरे कपड़े फपड़े फाड़े, मुझे मारा, लात भी बजाई और गर्भवती हूँ मैं। और मैं अपने आदमी को लेने गई थी, कोई भी नहीं था यहाँ पे, और मेरे घर से ले गए थे खींच के। आप लोग भी थाने गए थे क्या? हाँ थाने गए थे सर, थाने सुनी नहीं हमारी। गाजियाबाद में मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक की है। वहीं सुरेश खन्ना ने जिला कार्यालय पर पहुंचकर सभी कार्यों का जायजा भी लिया है। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे कोविड की रोकथाम, ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए प्रशासन की मीटिंग की गई, जिसमें गाजियाबाद के सभी प्रशासनिक अधिकारी, सांसद और विधायक मौजूद रहे। लंबी मीटिंग करने के बाद प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आने वाली तीसरी लहर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी जिलों में व्यवस्था सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए गए। देखिए, अप्रैल के महीने में कोविड की सेकेंड लहर का पीक था और 24 अप्रैल को 38,055 केसेस थे एक दिन के, और 30 अप्रैल को 3,10,783 एक्टिव केसेस थे। आज ये घटकर 1,317 रह गए पॉजिटिव केसेस एक दिन के, और लगभग 32,000 हैं टोटल सक्रिय केसेस। जहाँ तक गाज़ियाबाद का सवाल है, गाज़ियाबाद में भी अब एक्टिव केसेस मात्र 1025 हैं आज। तो कोरोना की सेकेंड वेव हमने जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रबंधन किया, लगातार सतर्कता बरती और जन सहयोग के माध्यम से ये लगातार घटे हैं। बस्ती पुलिस और सर्विलांस की टीम ने गुम हुए 81 मोबाइल बरामद कर लिए। बरामद मोबाइल की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए के आसपास आंकी गई है। वहीं आपको बताएं कि एसपी आशीष शुक्ला ने गुमशुदा मोबाइल स्वामियों को अपने हाथ से ही एसपी कार्यालय में मोबाइल लौटा दिए हैं। वहीं मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आई है। ये पिछले 3 माह से कई सारी एप्लीकेशन जनपद बस्ती के पुलिस कार्यालय पर प्राप्त हो रही थी कि उनके मोबाइल खो गए थे। इस संबंध में सभी एप्लीकेशनों पर कार्रवाई करते हुए आज 81 मोबाइल उनके मोबाइल स्वामियों को वापस किए जा रहे हैं। इनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए होगी। इसमें जिनसे भी ये प्राप्त हुए हैं, चूँकि उनको भूलवश कहीं रास्ते में गिरे हुए मिले थे जिसका वो प्रयोग कर रहे थे, तो उनके खिलाफ अभी कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन आगे जानकारी रखी जा रही है। अगर इस प्रकार की घटना एक ही व्यक्ति के पास बार बार होती है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ के थाना चिन्हट से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर राजधानी में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। दरअसल विकल्प खंड में चल रहा सेक्स रैकेट ये लगातार यहां से रन किया जाता था। सूचना मिलने पर कार्यकारी कर मामले को उजागर किया गया है और जहां सेक्स रैकेट में शामिल उज्बेकिस्तान की लड़कियों के साथ कई अन्य प्रांतों की लड़कियां भी गिरफ्तार की गई हैं।
कल देर रात थाना क्षेत्र चिन्हट में विकल्प खंड 3 में लग्जरी इन नाम का एक व्यू रूम था। यहाँ पर मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। इस पर जो थाना पुलिस की जो टीम थी वो मौके पर दबिश करती है, एसीपी यूपी खंड जिसका नेतृत्व करते हैं, और मौके से टोटल 10 लोगों की अरेस्टिंग किया जाता है, जिसमें बाद में जब पूछताछ की तो पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम अफजल खान उर्फ राजा है, जो अवैध रूप से सेक्स रैकेट चलाता है, और एक व्यक्ति है ललित शर्मा जो उस ओयो रूम का ओनर है। ये दोनों व्यक्ति सेक्स रैकेट चलाते हैं, ये लड़कियों को बुलाते हैं। वहीं मिर्जापुर में 51 दिनों के बाद माता विंध्यवासिनी का धाम आम भक्तों के लिए खोल दिया गया, और ऐसे में दर्शन करने आए सभी भक्तों को कोविड नियमों का पालन करना ही होगा। आपको बता दें कि माता के मंदिर को हफ्ते में 5 दिन के लिए खोला जाएगा, जहां पर आम भक्तों के लिए माता के मंदिर को खोला गया और 51 दिन बाद विंध्यवासिनी धाम को खोला गया है। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का यहां पर नियमित रूप से पालन कराया जाएगा, ऐसा निर्देश भी स्थानीय प्रशासन ने मंदिर के अधिकारियों को दे दिया है। नोएडा के एक मकान में 2 लोगों की शव मिलने से अचानक हड़कंप की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने पहले तो युवती को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला यहां पर समाप्त कर ली है। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच कर रही है। ये समझने की कोशिश की जा रही है क्या ये वाकई में प्रेम प्रसंग का ही मामला है या किसी अन्य कारण से यहां पर इस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया है, और ऐसे में तूफान से हीरा कॉलोनी में एक टीन शेड मकान धराशायी हो गया। इसमें मकान में सो रहा बुजुर्ग मलबे के नीचे दबकर घायल हो चुका है। आपको बताएं कि तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई और तेज आंधी से मकान गिर गया। मकान में सो रहा बुजुर्ग घायल हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया है। जबकि पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पुलिस और लोगों के बीच काफी ज्यादा पथराव की स्थिति देखने को मिली। वाहनों को तोड़ दिया गया। पत्थर लगने से चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी भी यहां पर घायल हुए। दरअसल थाना नारखी क्षेत्र के गांव पिपरौली में पानी की टंकी लगी हुई है। उसी टंकी से पहाड़पुर गांव में पानी की आपूर्ति लगातार की जाती है। 3 दिन पहले असामाजिक तत्वों ने पाइपलाइन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद गांव में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। पानी की कमी से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया था। अचानक पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। जनपद फिरोजाबाद में थाना नारखड़पुर में कुछ दलित पानी की समस्या को लेकर रोड पर धरना दे रहे थे। उन पर लाठीचार्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला बताइए। पहाड़पुर गांव में पानी की समस्या को लेकर लोग रोड पर जाम लगा दिए थे। यह सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर चौकी इंचार्ज नारखी, जो नारखी थाने का नगला बीच चौकी इंचार्ज फोर्स और थाने का फोर्स आया और यहाँ पर तेवर था सबका, और उसमें नियंत्रित करने के उद्देश्य से जैसा आप बता रहे हैं संभवतः कुछ ऐसा हुआ है, तो देखा जाएगा क्या मामला था। और पथराव किया गया पब्लिक के द्वारा, जिसपे गाड़ियों की स्थिति हैं जो सरकारी गाड़ियाँ हैं। पूरे प्रकरण की छानबीन की जा रही है। हमारी एक टंकी है गांव पिपरौली में, तो वो लोग यहाँ दारू वारू पीने आते हैं, तो दारूबाजी में इनमें किसी से कोई झगड़ा हो गया तो उन्होंने हमारी टंकी तोड़ दी। हमारे यहाँ का 2 दिन से पानी बंद है। अब हम लोग क्या पिए, किससे दिए। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।